हे गाइस, कैसे हो। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मार्शल पीक के न्यू एपिसोड को। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सेंटेंस को दिखाया जाता है। सेंटेंस कैरी होती है फ्लैग मास्टर कॉन्ग। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं इस मैटर के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं करना चाहती हूँ। सेंटेंस की ऐसी बातें सुन के वो डाउची कह रहा होता है सेंटेंस, आखिर तुम ये कैसे कह सकती हो। तुम अभी की सिचुएशन जानती हो कि अभी की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा बेकार है। और क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि जो भी पर्सन अंदर होगा वह अपने आप को सेफ रख पाएगा। सेंटेंस उससे कुछ नहीं कहती और बस चुप ही रहती है। फिर हमें अगले सीन में सिस्टर ली को दिखाया जा रहा होता है। सिस्टर ली कैरी होती है। ऐसा लगता है कि अंदर से कोई बाहर आने वाला है और अगले सीन में अंदर से कोई बाहर आते हुए कैरी होते हैं। यू ओल्ड फूल, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरे मास्टर तुम्हारी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा पावरफुल है। आखिर तुम्हें किस तरह की नॉनसेंस बातें करो। अगर फिर तुमने दोबारा ऐसी बातें की तो फिर मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। सेंटेंस कहती है आखिर तुम्हें अभी तक क्यों कुछ नहीं हुआ है। फिर जू अपने आप को देखते हुए कह रही होती है आखिर मुझे होगा क्या। और सिस्टर ली जू से कहती है जो भी लोग इंक फोर्स के कांटेक्ट में आए थे वह उससे अफेक्ट हो गए और उन लोगों ने अपनी कॉन्शियसनेस खो दी। आखिर तुम अभी तक ठीक कैसी हो। जो अपने आप को देख के कह रही होती है मैं इसलिए ठीक हूँ क्योंकि मेरे मास्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और वह अपने मन में सोचते आखिर इंक फोर्स ने मेरे ऊपर अफेक्ट क्यों नहीं डाला। इस बात का आंसर तो मुझे भी नहीं मालूम। और फिर सिस्टरली सेंटेंस से कहती है तो फिर तुम मुझे ये बताओ तुम्हें इतनी सारी इंजरी कैसे हुई। और जू कह रही थी देखो मुझे इतनी सारी इंजरी इसीलिए क्योंकि मेरे जो भी ब्लड स्लेव थे वो इंक सेक्ट से अफेक्ट हो गए, इंक अबिस में जाने लग गए। मेरे मास्टर ने कहा था कि इंक अबिस में कोई ना है, इसीलिए फिर मैंने जाके अपने ब्लड स्लेव को मार दिया। इसी के कारण मेरे को ये इंजरी हुई है। और वो ओल्ड डाउची अपने मन में सोच रहा था आखिर ये किस प्रकार की विमेन है, इसने अपने 4 ब्लड स्लेव को मार दिया जिसने कि इसने बड़ी मेहनत से उसको स्ट्रांग बनाया था। आखिर इसके पीछे वो पर्सन कौन है जिसके लिए इतना सब कर रही है। और होली चाइल्ड कह रहा होता है सभी फ्लैग मास्टर मेरी बात ध्यान से सुने, यहाँ पे एक डिफेंस लाइन को बनाए और जो डिसाइबल इंक फोर्स से अफेक्ट हो चुके हैं उनको इंक एबिस में जाने से रोके। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें उन डिसाइबल को अंदर जाने से रोकना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। और बाकी सब लोग कहते हैं अच्छा ठीक है फिर। और जो ओल्ड डाउची कह रहा है होली चाइल्ड हम ये ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि आखिर अंदर चल के रहा है, उसी के बाद ही हम कोई डिसीजन ले पाएंगे। और फिर जू का वहाँ पे किसी के होने का ऑरा फील होता है और कह रहे होते हैं ये ऑरा। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है इंक अभी से निकल के यांगकाई आ जाता है। यांगकाई को देख के जू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और यांगकाई जू के पास आके कह रहा होता है तो मैंने अंदर की सिचुएशन को पूरी तरह से हैंडल कर लिया, अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओल्ड फ्लैग मास्टर यांगकाई को देखता है वो तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और यांगकाई उससे कह रहा होता है तो ओल्ड मैन काफ़ी लंबे समय बाद मिले। और बाकी सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं अरे मैंने तो ये सुना था कि ये पर्सन वहाँ पे मारा गया था, आखिर ये पर्सन अभी तक जिंदा कैसे है। सेंटेंस ने जिस पर्सन के बारे में अभी बात किया था क्या ये वो वही पर्सन है। और जो यांगकाई से कहती है मास्टर आखिर आपके साथ हुआ क्या है। यांगकाई कह रहा होता है देखो इस वर्ल्ड में कल्टीवेशन की एक लिमिट है, हर पर्सन इमोर्टल असेंशियल रिलम से ऊपर नहीं जा सकता। जो भी पर्सन इससे ऊपर जाने की कोशिश करेगा उसकी बॉडी वहीं पे ब्लास्ट हो जाएगी और वह मारा जाएगा। या जू कहती है अच्छा मास्टर क्या आप इमोर्टल असेंशियल रिलम के ऊपर जा चुके हो। फिर यांगकाई कह रहा होता है देखो कल्टीवेशन का कोई भी एंड नहीं है, इमोर्टल असेंशियल रिलम तो बस ये एक शुरुआत है, तुम्हें अपनी कल्टीवेशन पे ही फोकस करना चाहिए। और यांगकाई सेंटेंस के पास जाता है और कहता है सेंटेंस मैंने इंक अबिस की प्रॉब्लम को फिलहाल के लिए सॉल्व कर लिया लेकिन वहाँ पे अभी लार्ज अमाउंट ऑफ इंक फोर्स बची हुई है, इसीलिए आपको किसी को भी उसके अंदर जाने नहीं देना है। अगर कोई भी पर्सन वहाँ अंदर जाता है तो फिर वो इंक फोर्स से अफेक्ट हो जाएगा और वो इंक डिसाइपल बन जाएगा। सेंटेंस कैरी होती है आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगी। और यांगकाई कह रहा होता है वेल ठीक है अगर ऐसे है तो फिर मैं यहाँ से जाता हूँ। और फिर जो जू यांगकाई से कहते हैं मास्टर क्या आप यहाँ से जा रहे हो। यांगकाई कहता है हाँ मेरा मिशन कंप्लीट हो चुका है इसीलिए अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर जू उदास हो जाते हैं और कहते हैं मास्टर क्या इसका मतलब यह है कि आपको मेरी ज़रूरत नहीं है। यांगकाई कहता है अच्छा चलो ठीक है फिर तुम्हारे लिए भी एक टास्क है। जू कह रही थी हाँ मास्टर बताइए मुझे क्या करना है। और फिर यांगकाई कह रहा होता है तुम इंक अबिस को गार्ड करो, जो भी पर्सन इसके अंदर जाने की कोशिश करेगा तुम उसको जान से मार देना। जू कहती है अच्छा मास्टर ठीक है जब मैं आपको मिशन को कंप्लीट कर रही हूँ तो इसका ये मतलब है कि आपको मेरे को रिवॉर्ड देना चाहिए। यांगकाई रिवॉर्ड का सुन के एकदम कंफ्यूज हो जाता है और अपने मन में सोचता है आखिर किस रिवॉर्ड की बात कर रही है। और फिर वो अगले ही पल में अपने ब्लड एसेंस को बाहर निकालता है, वह अपने ब्लड एसेंस को जू को दे देता है। जू उस ब्लड एसेंस को खा लेती है और उसको ब्लड एसेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर यांगकाई जू से कहता है देखो तुम ज़्यादा अंदर तक मत जाना है, मैंने वहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन सेट कर रखी है, अगर तुम ज़्यादा अंदर तक जाओगे तो फिर तुम वहाँ पे मारे जाओगे। और फिर यांगकाई कह रहा था अच्छा चलो ठीक है जब सारी चीज़ें सेटल हो चुकी है तो फिर मैं यहाँ से अब निकलता हूँ। और यांगकाई वहाँ से जाने लगता है। जू
यांकाई को जाते हुए देख के कह रही होती है, मास्टर आखिर हम दोबारा कब मिलेंगे। यांकाई कह रहा होता है, अगर हमारी डेस्टिनी में लिखा तो फिर हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे। और फिर यांकाई वहाँ पे एक पोर्टल ओपन करता है और फिर उस पोर्टल के द्वारा चला जाता है। यांकाई के जानने के बाद जू उदास हो जाती है, शायद उसको देख के ऐसा लग रहा होता है कि वो रोने लगेगी। और फिर अगले ही सीन में दिखाया जाता है वो होली चाइल्ड कह रहा होता है, क्या यही इस वर्ल्ड का सर्वाइवर है। अगर ये इस वर्ल्ड का सर्वाइवर है तो इसका ये मतलब है कि मैं एक फेक होली चाइल्ड हूँ। सेंटेंस कहती है वो इस वर्ल्ड का सेवियर है बट तुम स्पिरिट रिलीजन सेक्ट के होली चाइल्ड हो। और फिर होली चाइल्ड कह रहा होता है ये कितनी निराशाजनक बात है, वह इस वर्ल्ड का सेवियर होने वाला है बट उसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं। और फिर सेंटेंस कहते हैं देखो अगर तुम चाहो तो उसके बारे में तुम सबको बता सकते हो बट अभी के लिए हमें इस प्लेस को गार्ड करना चाहिए जैसा कि उस पर्सन ने कहा था। फिर होली चाइल्ड कहता है हाँ तुम सही कह रही है। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है सेंटेंस होली चाइल्ड से पूछते हैं आखिर अब हम इस जू का क्या करें। और होली चाइल्ड जू से पूछता है क्या तुम हमारे स्पिरिट रिलीजन सेक्ट को ज्वाइन करोगे। जू कहती है आखिर मैं तुम्हारे सेक्ट को क्यों ज्वाइन करूँ। और फिर होली चाइल्ड कहता है देखो हम दोनों सेम ही गोल को शेयर करते हैं और उस पर्सन ने इस प्लेस को तुम्हें गार्ड करने के लिए बोला है, इसीलिए हम दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। जू एक पल के लिए हंसने लगती है और कहती है ये कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है, मैं इंक सेक्ट से हूँ और तुम लोग मुझे अपने सेक्ट में ज्वाइन करवाना चाहते हो तो फिर ठीक है मैं तुम्हारे सेक्ट में जरूर ज्वाइन करूँगी। होली चाइल्ड कहता है ठीक है एल्डर जू आप भी हमारे साथ चलिए। और वो ओल्ड डाउची अपने मन में सोच रहा होता है इस होली चाइल्ड की हिम्मत कैसे हुई कि इसने क्रेजी वीमन को सेक्ट में ज्वाइन करवा लिया। और पीछे से सिस्टरली कैरी होती है, ये तो अच्छी बात है हमारी फैमिली मेम्बर में एक और न्यू मेम्बर आ चुकी है। और सेंटेंस अपने मन में सोचते ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और सीन शिफ्ट होता है सीनियर मो के घर की ओर। सीनियर मो घर के बाहर बैठी होती है उस छोटे बच्चे यानी लिटिल 11 के साथ। और वो छोटा बच्चा अपने सपने से उठता है और वो वहाँ पे रोने लगता है। और वो छोटा बच्चा कह रहा होता है कि सिस्टर मेरे को ऐसा लगा कि सपने में आपने मेरे को छोड़ दिया और आप मेरे से हमेशा दूर जा रही हो। सीनियर मो कहते क्या हुआ, ये तो बस एक सपना था, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर वो छोटा बच्ची कहती है सिस्टर मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे कभी मत छोड़ना क्योंकि आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, अगर आप मेरे को छोड़ दोगी तो फिर मैं इस दुनिया में कैसे रहूँगी। फिर सीनियर मो कहती है तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, जब तक तुम बड़ी ना हो जाए तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। अब और फिर जो छोटी बच्ची कह रही होती है सिस्टर मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को बुखार हो चुका है। और मो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है फिर तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम फिर सो जाओ। और वो छोटी बच्ची वहाँ पे सो जाती है। सीनियर मो अपने मन में सोचते ये उसे अफेक्ट कर रहा है और ये किसकी बातें कर रहा है ये तो हमें आगे एपिसोड के बाद ही पता चलेगा। सीन शिफ्ट होता है यांग काई की ओर जो स्पेस टाइम रिवर में जा रहा होता है, वह जाते हुए अपने मन में सोच रहा होता है तो मुंह अपने पीछे ये छोड़ के गई है। सीन शिफ्ट होता है यांग काई के नॉलेज सी की ओर जहाँ पे यांग काई आप उस प्रोफाउंड गेट को अपने नॉलेज सी में ले आता है। वह पर्सन उस प्रोफाउंड गेट को देख के अपने मन में सोच रहा होता है मुझे तो पता ही नहीं था कि सोल वार्मिंग लोटस के अलावा ऐसा भी ट्रेजर कोई इस दुनिया में हो भी सकता है। और वह पैंथर कह रहा होता है ये प्रोफाउंड गेट बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है क्योंकि इस प्रोफाउंड गेट ने यांगपेंग की सोल को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है। वह अपनी सेंसेस को धीरे धीरे खोता जा रहा है, उसके अंदर मौजूद जितनी भी डार्कनेस है वो बाहर आ रही है और वह डार्कनेस और ज़्यादा आगे बढ़ती जा रही है यानी कि मतलब स्ट्रांग होते जा रही है। फिर दूसरा पर्सन कह रहा होता है देखो यांगपेंग ओरिजिनली इंक सेक्ट से बिलोंग करता है इसीलिए वह एक बुरा पर्सन है, हमें उसे इसीलिए अभी तक नहीं मारा क्योंकि उसने हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर की। पैंथर कह रहा होता है हाँ वैसे भी हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। फिर सीन शिफ्ट होता है यांग काई की ओर जो स्पेस टाइम रिवर से दूसरे वर्ल्ड में एंटर करने वाला होता है और वह दूसरे वर्ल्ड में एंटर कर लेता है। वह यांग काई उस दूसरे वर्ल्ड को देख के कह रहा होता है ऐसा लगता है कि इस वर्ल्ड में सिर्फ मॉन्स्टर ही एग्जिस्ट करते हैं। और वह किसी डायरेक्शन की ओर देख के कह रहा होता है तो मेरे को इंक एनर्जी का सोर्स वहाँ से फील होता है और फिर यांग काई उस डायरेक्शन की ओर चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है उस माउंटेन के पीछे की ओर, हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक लड़की बैठी होती है एक पत्थर के सामने और जिस पत्थर के सामने वो बैठी होती है उस पत्थर में से बहुत सारी इंक एनर्जी बाहर रिलीज हो रही होती है। फिर यांग काई उस जगह पे पहुंच जाता है। यांग काई को देख के वो लड़की अपने स्वॉर्ड का अटैक यांग काई के ऊपर करते लेकिन वो स्वॉर्ड का अटैक यांग काई के लिए नहीं था, उसके पीछे एक मॉन्स्टर था। वह उस स्वॉर्ड के अटैक से उस मॉन्स्टर को वहीं पे मार डालती है और वो लड़की कहती है तो तुम फाइनली यहाँ पे आ गए। और हमें उस लड़की को पूरा दिखाया जाता है, ये लड़की और कोई नहीं मो होती है फ्रॉम दूसरे वर्ल्ड से। यांग काई मो को ग्रीट करता है। फिर मो कह रही होती है तुम्हें फॉर्मेलिटी निभाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तुम यहाँ पर आए हो तो
तो फिर तुम्हें पता है कि तुम्हें यहाँ पे क्या करना है। जैसा कि तुम देख सकते हो कि इस वर्ल्ड में कोई भी ह्यूमन एग्जिस्ट नहीं करता है, इस वर्ल्ड में सिर्फ मॉन्स्टर ही एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए तुम्हें यहाँ पे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम्हें बस उस पत्थर को हटाना है और उसके अंदर मौजूद इंक के सोर्स को सील करना है। तुम्हें बस ये छोटा सा ही काम करना है। अगर हम प्राइमोर्डियल वर्ल्ड से कंपेयर करें तो ये तुम्हारे लिए इतना भी मुश्किल नहीं होगा। हर वर्ल्ड एक दूसरे से अलग होता है, सबके खुद के लॉ एंड पावर लेवल होता है। ऐसा हो सकता है कि सिचुएशन तुम्हारे फेवर में ना हो, तुम्हें अपने गोल को अचीव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है। अब चलो ठीक है, तुम उस प्रोफाउंड गेट को यूज़ करो और इस गेट मतलब सोर्स को सील कर दो। यांग अपने मन में सोच रहा होता है मेरी जर्नी इसलिए इतनी ज़्यादा आसान रही क्योंकि सीनियर मो ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। और यांग उस पत्थर के सामने पहुंच जाता है और यांग अपने हाथ से उस पत्थर को हटा के उस सोर्स को देखता है और फिर वो अपने नॉलेज सी से उस प्रोफाउंड गेट को बाहर निकालता है और उस प्रोफाउंड गेट्स को उसी जहाँ पे जो सोर्स होता है ना उसके ऊपर रखते हैं, उसको सील करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो सोर्स सील नहीं होती है, वो सोर्स स्ट्रगल कर रही होती है। यांग कह रहा होता है तो मेरे को थोड़ी और पावर यूज़ करना पड़ेगा जिससे कि मैं इस गेट को सील कर पाऊँ। और यांग अपनी पूरी पावर को यूज़ करके इस गेट को सील कर देता है और यांग सीनियर मो से कहता है तो इतनी मेहनत के बाद मैंने इस गेट को सील कर दिया। और सीनियर मो भी उससे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। सीनियर मो यांग से कह रही होती है तो तुमने अपने टास्क को सक्सेसफुली कर लिया और अब बाकी सब तुम मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। ह्यूमन रेस का फ्यूचर तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, इसीलिए कुछ भी हो जाए तुम्हें मिशन में फेल नहीं होना है। और जो मो एनर्जी बन के यांग के बॉडी के अंदर जाने लगती है और कह रही होती है मेरे को यहाँ से तुम्हें दूसरे वर्ल्ड में भेजने के लिए ये करना पड़ेगा। और फिर जो सीनियर मो कम्प्लीटली एनर्जी बन के यांग के बॉडी के अंदर चले जाती है। यांग के सामने एक पोर्टल ओपन होता है और यांग इस पोर्टल के अंदर चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है स्पेस टाइम रिवर की ओर, जहाँ पे यांग जाते हुए अपने मन में सोच रहा होता है मैं इस समय कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं इस समय सिर्फ प्रोफाउंड गेट को समन करके उस इंक के सोर्स को सील कर सकता हूँ। सीनियर मो ने पहले ही मेरे रास्ते में जो भी डेंजरस आने वाले थे उन सबको क्लियर कर लिया है। और फिर यांग एक जगह रुक जाता है और कहता है आखिर मो किस प्रकार की पर्सन थी, और वह अपने सामने कुछ देखता है और कह रहा होता है तो इंक का सोर्स यहाँ पे है। और यांग उस सोर्स की ओर जाने लगता है और फिर यांग वहाँ से एक दूसरे वर्ल्ड में पहुँच जाता है। सीन शिफ्ट होता है दूसरे वर्ल्ड में दिखाया जाता है जहाँ पे एक दूसरी सीनियर मो यांग का इंतजार कर रही होती है। यांग सीनियर मो के पास पहुँच जाता है और सीनियर मो से कह रहा होता है सीनियर मो एक दिन ऐसा आएगा जब इस यूनिवर्स से सारी डार्कनेस डिसअपेयर होगी, आपने जो भी कुछ किया था वह वर्थ इट होगा इन सब के लिए। सीनियर मो कह रहे होते मैं इसके बारे में पहले से ही जानती हूँ। और वो कह रहे थे ठीक है फिर मो का सोर्स वहाँ पे, तुम वहाँ पे जाके उसे सील कर दो। और फिर कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है यांग उस सोर्स को सील कर चुका होता है और फिर यांग सीनियर मो के पास आ जाता है और कह रहा था सीनियर मो मैंने सारी चीज़ें यहाँ की सेटल कर दी। सीनियर मो कह रहे होते वेल तुमने बहुत अच्छा काम किया। और फिर वे एनर्जी बन के यांग की बॉडी के अंदर जाने लगती है। यांग सीनियर मो से क्या होता है हम जल्दी मिलेंगे। सीनियर मो भी डिसअपेयर होते हुए कहती है हाँ हम दोबारा जल्दी मिलेंगे। सीन शिफ्ट होता है किसी दूसरे यूनिवर्स की ओर। यांग इस दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है इस यूनिवर्स में इतने सारे इंक दिख रहे हैं, आखिर यहाँ पे एक भी ह्यूमन क्यों नहीं दिख रहा है, आखिर इस वर्ल्ड में हुआ क्या होगा। मुझे मौका हो रहा है आसपास फील हो रहा है, ऐसा लगता है कि मो जरूर मेरे कहीं आसपास होगी। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है यांग के पीछे एक इंक अपोस्टल आ जाता है। वह इंक अपोस्टल यांग के ऊपर अटैक करने वाला होता है लेकिन यांग उसको एक पंच मार के उसको वहीं पे जान से मार देता है। और अपने मन में सोच रहा होता है ऐसा लगता है कि इस वर्ल्ड ने पूरे ह्यूमन रेस को खो दिया है। इस वर्ल्ड में जितने भी ह्यूमन थे वह सभी के सभी इंक डिसाइपल में पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। मेरे को जितनी जल्दी हो सके सीनियर मेरे को ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो सिचुएशन और भी ज़्यादा बेकार हो सकती है। और फिर यांग वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है इस वर्ल्ड के मुंह की ओर दिखाया जाता है जिसके पीछे काफ़ी सारे अपोस्टल पड़े होते हैं। वो जो मुंह होती है वो 2-3 अपोस्टल को वहीं पे ख़त्म कर देते हैं लेकिन उसके पीछे अचानक से एक इंक आ जाता है। वह इंक अटैक करने वाला होता है लेकिन उसके अटैक करने से पहले ही यांग सीनियर मो को आके वहाँ पे बचा लेता है। और यांग सीनियर मो से पूछता है कि सीनियर मो आखिर इस वर्ल्ड में हुआ क्या, यहाँ पे मुझे एक भी ह्यूमन क्यों नहीं दिख रहा है। सीनियर मो कह रही होती देखो जहाँ पे इंक सोर्स सील किया गया तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम हो चुकी है। जहाँ पर इंक के सोर्स को सील किया था वह जगह ब्रेक हो चुकी है, वहाँ से इतनी ज़्यादा फोर्स निकली कि उस इंक फोर्स ने पूरे ह्यूमन रेस को इंक डिसाइपल में ट्रांसफॉर्म कर दिया। यांग कह रहा होता है तो अच्छा ऐसा है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, यहाँ पे इतना सारा इंक फोर्स है। और सीनियर मो कह रही होती है देखो इंक फोर्स के सामने आते ह्यूमन रेस का डार्क नेचर बाहर आ गया। यांग कह रहा होता है सीनियर मो क्या आप जानते हो वो जगह कहाँ है। फिर सीनियर मो कह रही होती है अब तुम्हें उस जगह पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि सिचुएशन पहले से ही हमारी बियॉन्ड जा चुकी है, तुम उसे गिव अप कर दो। और ये बात याद रखना अगर ऐसी सिचुएशन फिर किसी वर्ल्ड में हुई तो फिर तुम्हें वहाँ से चले जाना है क्योंकि
तुम उस सील को दोबारा से सील नहीं कर पाओगे। यांग काई कहता है अच्छा सीनियर, मैं इस बात को ध्यान रखूंगा। यहाँ तक कि मेरा ये शैडो इस वर्ल्ड में ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे दूसरे शैडो के पास सफिशिएंट पावर होगी, तुम उसका यूज़ कर पाओगे। हो सकता है जब तुम यहाँ से टेलीपोर्ट हो तो फिर तुम यहाँ से किसी दूसरे वर्ल्ड में चले जाओ, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम वहाँ से किसी भी वक्त दूसरे वर्ल्ड में जा सकते हो। और यांग काई वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोच रहा होता है से सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा बेकार हो रही है, लगता है मेरे को और भी ज़्यादा फास्ट एक्ट करना पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है किसी दूसरे वर्ल्ड की और यांग काई वहाँ के इंक के सोर्स को सील करके फिर किसी दूसरे वर्ल्ड में चला जाता है और वहाँ के भी इंक के सोर्स को सील कर देता है। और यांग काई स्पेस टाइम रिवर में जाते हुए अपने मन में सोच रहा होता है जब भी मैं इंक के सोर्स को सील करता हूँ इंक की पावर बढ़ने लगती है। मुझे इस बात का डर है कि जब मैं सारे सोर्स को सील कर दूंगा उसके बाद फिर इंक की ट्रू बॉडी अवेकन हो जाएगी। और हमें अगला सीन प्राइमोडियल वर्ल्ड के बाहर का दिखाया जाता है जहाँ पे आर्मी का चीफ वू क्वांग से कह रहा होता है मुझे ये बताओ कि इंक रिपेलिंग आर्मी की सिचुएशन कैसी है। वू क्वांग कह रहा होता है अभी के लिए वो लोग ठीक है। फिर आर्मी का चीफ कहता है काफ़ी सारे रॉयल लॉर्ड हेवनली बीइंग के बाहर इंक रिबेलियन आर्मी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर वू क्वांग कह रहा होता है काफ़ी सारे इंक क्लैन के मेंबर हेवनली बीइंग गेट रिस्ट्रिक्शन के बाहर गैदर हुए हैं, अगर हम उन्हें फोर्सफुली रेस्क्यू करेंगे तो फिर यह सिचुएशन हमारे लिए बिगड़ सकती है। और आर्मी का चीफ अपने मन में सोच रहा होता है नो रिटर्न पास में जब बैटल खत्म हुई तो उसके बाद ह्यूमन रेस में जो 9th रैंक के मास्टर उनकी संख्या बढ़ने लगी। पहले मेरे को लगा था ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बट किसने ऐसा सोचा था कि जो इंक रिबेलियन आर्मी होंगी वो हेवनली बीइंग गेट रिस्ट्रिक्शन के अंदर चली जाएगी। ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा बेकार हो चुकी है। वो क्वांग कहता है अगर हम उन्हें रेस्क्यू करना चाहते हैं तो फिर हमें हेवनली बीइंग ग्रेट रिस्ट्रिक्शन को ब्रेक करना होगा। फिर आर्मी का चीफ कह रहा होता है अगर ऐसा हुआ तो जिससे कि जो रॉयल लॉर्ड है वो भी फ्रीली अंदर बाहर जा सकते हैं। फिर वू क्वांग कहता है हाँ हमें इसके लिए यह प्राइस पे करनी पड़ेगी। और वह अपने मन में सोच रहा होता है कि जितने भी रॉयल लॉर्ड हेवनली बीइंग गेट रिस्ट्रिक्शन के अंदर है एक ना एक दिन हमें उनसे तो फाइट करनी पड़ेगी। और फिर वो कह रहा होता है सभी लोग ये मेरा ऑर्डर है, सभी लोग प्रिपेयर हो जाए और हम अभी इंक रिबेलियन आर्मी की हेल्प करने जाने वाले। वो क्वांग तुम हेवनली बीइंग गेट रिस्ट्रिक्शन की साइड संभाल लेना। वो क्वांग कह रहा होता है तुम बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। और वो कह रहा होता है कि मुझे इस बात का डर है कि हम शायद सक्सेसफुल हो पाए या फिर नहीं भी। आर्मी का चीफ कहता है तुम मुझ पर बिलीव करो, पहले हमारी संख्या उनसे नंबर में कम थी इसलिए हम उनसे हार जाते, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जितने ज़्यादा हो सके हम उतने ज़्यादा इंक क्लैन के मेंबर को मारेंगे, बट अब हमारी जितनी भी फोर्स है वह सभी वॉर करने के लिए तैयार है। ह्यूमन रेस के सभी मास्टर ने अपनी पोजीशन ले ली है, वह डिफेंस लाइन बना रहे हैं और आर्मी के जितने भी सोल्जर है वह अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए ये वॉर हम ही जीतेंगे। वो क्वांग कह रहा होता है ये तो बहुत अच्छा आइडिया, लेकिन फिर तुम मुझे ये बताओ कि हेवनली बीइंग ग्रेट रिस्ट्रिक्शन में जो रॉयल लॉर्ड है आखिर तुम उनके साथ कैसे डील करोगे। फिर आर्मी का चीफ कह रहा होता है उसके डील करने के लिए हमारे पास एक ट्रम्प कार्ड है, हम उस ट्रम्प कार्ड का यूज़ करेंगे। वो क्वांग कह रहा होता है किस प्रकार का ट्रम्प कार्ड। आर्मी का चीफ कहता है मैंने ये सिचुएशन पहले ही एक्सपेक्ट कर ली थी, इसीलिए हम उनके ऊपर अचानक से अटैक करेंगे जिससे कि उनको संभलने का मौका नहीं मिलेगा और वे हमसे हार जाएंगे। और हम तुम्हारी कॉरपोरेशन से मेन फोर्स इंक रिबेलियन आर्मी से कांटेक्ट करेगी और हम उन्हें वहां से बाहर निकाल लेंगे। और फिर हमें अगले सीन दिखाया जाता है जहां पे आर्मी के चीफ के पास एक पर्सन आता है। वो पर्सन क्या होता है सर फ्रंट लाइन से हमें एक अर्जेंट रिपोर्ट मिली है, हम वहाँ पे जीत चुके हैं। आर्मी का चीफ कहता है ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है फिर हम उन्हें सपोर्ट करने चलते हैं। और हमें सीन शिफ्ट होता है फ्रंट लाइन की ओर जहाँ पे जो एक ओल्ड मैन कह रहा होता है ऐसा लगता है कि हमने उन्हें अंडर एस्टिमेट कर लिया। और हमें इंक साइड की ओर दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत पावरफुल 2 इंक क्लैन के मेंबर होते हैं, वो काफ़ी लोगों को उन लोगों ने मार चुके होते हैं। एंसेस्टर लड़की कह रही होती है तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारी रीइंफोर्समेंट जल्दी आती होगी। और अगले सीन में दिखाया जाता है आर्मी का चीफ अपने लोगों के साथ वहाँ पे आ जाता है। आर्मी का चीफ सिचुएशन को देख के कह रहा होता है ऐसा लगता है कि मुझे अपना ट्रम्प कार्ड रिवील करना पड़ेगा। और आर्मी का चीफ उसके हाथ में जो बीड होती है इंक मेंबर की ओर फेंक देता है। वो इंक मेंबर सामने देख के कह रहे होते हैं सामने देखो कुछ आ रहा है। और फिर वो जो इंक मेंबर अपने दोस्त से पूछता है क्या तुम इसको जानते हो कि ये क्या चीज़ है। उसका दोस्त कह रहा होता है मैं भी इसके बारे में नहीं जानता कि ये क्या चीज़ है। लेकिन फिर एक इंक डिसाइपल को गुस्से में आ जाता है, वह गुस्से में उस बीड को पंच मार के तोड़ देता है और कहता है आखिर ये बेकार सी चीज़ क्या है, मेरे सामने से हटाओ। लेकिन उसके बीड के ब्रोक होते वहाँ पे एक बहुत पावरफुल सा पोर्टल ओपन हो जाता है। उस पोर्टल में से इतनी स्ट्रॉन्ग स्पेस की फ्लक्चुएशन महसूस हो रही होती है। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि उस पोर्टल में से एक बहुत ही बड़ा पंच बाहर निकल रहा होता है। वो पंच इतना
इतना ज़्यादा पावरफुल होता है, उसके सामने जितने भी इंक डिसाइपल होते हैं उस पंच से एक ही बार में मारे जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है उस पोर्टल में से और कोई नहीं बल्कि डा और उसका भाई निकला होता है। उन दोनों जाइंट के देख के इंक क्लैन के जो बाकी रॉयल लॉर्ड्स और मेंबर होते हैं, चलो हम इस पे मिल के अटैक करते हैं, वो सब कहते हैं ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। और फिर उनके बीच में एक बहुत घमासान फाइट होने लगती है। आर्मी का चीफ उनकी फाइट दूर से देखते हुए अपने मन में सोच रहा होता है ये हमारी ह्यूमन रेस का एक ट्रम्प कार्ड है, सरप्राइज अटैक दोनों जाइंट स्पिरिट से। और ये कह रहा होता है यहाँ तक कि रॉयल लॉर्ड भी इसको ढंग से हैंडल नहीं कर पाते। सीन शिफ्ट होता है, वो फाइट की ओर दिखाया जाता है जहाँ पे एक रॉयल लॉर्ड कह रहा होता है आखिर ये इतना ज़्यादा स्ट्रांग क्यों है, मैं इससे बच क्यों नहीं पा रहा। तो गाइस इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होता है। और गाइस मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि जो मेरी वॉइस ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसीलिए मैं ट्राई करता हूँ कि मैं अपनी वॉइस को इम्प्रूव कर सकूँ। अगर आपको यकीन ना हो तो आप इस चैनल की फर्स्ट वीडियो और इस वीडियो को देख सकते हैं, आप दोनों में डिफरेंस फील कर पाओगे। आप लोग बस मुझे ऐसे ही सपोर्ट करो, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं अपनी वॉइस को इम्प्रूव करता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।